आज हमारा जो टॉपिक हम लोग शुरू कर रहे हैं, नया सब्जेक्ट है एंशियंट इंडिया आर्ट एंड कल्चर। प्राचीन भारत, ये तो हम पढ़ेंगे ही इसमें। आर्ट एंड कल्चर, सभ्यता और संस्कृति को भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें, दोनों चीजों को शामिल करेंगे। यानी एंशियंट इंडिया को भी समझेंगे और उसकी सभ्यता और संस्कृति को भी समझेंगे कि वो क्या था। इसका मतलब यहाँ थोड़ा बेसिक और थोड़ा डीप एक अंडरस्टैंडिंग के साथ हम इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। इसका स्कोप क्या है आपके एग्जाम का? तो इसका प्रिलिमिनरी में 13 से 14 नंबर, 13 से 14 क्वेश्चंस का स्कोप है। 13 क्वेश्चन आप मान के चलिए, आर्ट एंड कल्चर को जोड़ के विद एंशियंट इंडिया। अगर 20 सवाल आते हैं हिस्ट्री में तो 7 से 8, 10 से 12 यहाँ से, 7 से 8 मॉडर्न से, एक दो क्वेश्चन मेडाइवल से पूछता है, अदरवाइज तो नहीं आता। और मेंस एग्जामिनेशन में 1 से 2 क्वेश्चन, हिस्ट्री के 4 क्वेश्चन आते हैं। चार में से आपको पीसीएसजे में 4 में से आपको 2 क्वेश्चन ये मिल जाएंगे यहाँ से। बाकी एग्जीक्यूटिव वालों के लिए तो ये खान है, यहाँ से पूरा पेपर बनता है एग्जीक्यूटिव के लिए। तो जो लोग एग्जीक्यूटिव वाले हैं, क्योंकि एक पूरा पेपर 1 जीएस का यहीं से आता है, लगभग 140 नंबर का। उसमें से मतलब 140 नंबर का हिस्ट्री है, और उसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। यानी एक पूरा बड़ा क्वेश्चन 40 से 45 नंबर का यहाँ से आपको मिलेगा। ये स्कोप है। देखो, सबसे पहले इतिहास को ही समझते हैं, क्योंकि ये इतिहास का शुरुआत है। इतिहास की ये सबसे पहली सीढ़ी है इतिहास के अध्ययन की। तो इतिहास है क्या, परिभाषा क्या है इतिहास की, व्हाट इज हिस्ट्री, ये जानना बड़ा जरूरी है ना। इससे हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि क्या करना होगा, हम लोग आगे क्या करेंगे। कोई बताएगा मुझे इतिहास क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री? ये मत कहना ये भूतकाल का अध्ययन है। इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। ये बड़ा बचकाना सा होता। हम अकबर को जब पढ़ते हैं तो केवल सिविलाइजेशन पढ़ते हैं अकबर के बारे में, और कुछ भी जानने की कोशिश करते हैं। फिर डेवलपमेंट इन कल्चर, डांस, फोक एंड नहीं, अबाउट ये द तो कल्चर का, करेंसी। दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। ये नहीं है, ओके। इससे बड़ा है। देखो, सबसे बढ़िया इसकी परिभाषा अगर हिस्ट्री की किसी ने दी, तो एक हिस्टोरियन हुए टीएच कार, उन्होंने बहुत बढ़िया परिभाषा दी। मेरे हिसाब से वो बड़ी परफेक्ट है। एएच कार कहते हैं कि इतिहास वर्तमान और भूतकाल के बीच का एक संवाद है, एक डायलॉग है। इसको मैं समझाऊंगा आपको, फिर अपनी परिभाषा भी दूंगा जो मेरी है, जो मैंने बनाई है। पीएच कार कहते हैं कि इतिहास वर्तमान एवं भूत के बीच का एक संवाद है। हिस्ट्री इज अ डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट एंड पास्ट। मतलब भूतकाल में क्या हुआ, क्या किया, लोगों ने क्या किया, सोसाइटी ने क्या किया, सोसाइटी कैसे ग्रो की, कौन कौन सी इश्यूज थे जिन्होंने सोसाइटी में चेंजेस लेके आ गए। इकोनॉमिक इश्यूज क्या थे, पॉलिटिकल इश्यूज क्या थे, सोशल इश्यूज क्या थे। ओवरऑल किस घटना ने समाज के ऊपर, अर्थव्यवस्था के ऊपर, राजनीति के ऊपर कितना फर्क डाला, उसका क्या प्रभाव पड़ा, दैट इज द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ये हमें इतिहास से पता चलता है। लेकिन प्रेजेंट के साथ उसका कैसे संवाद है, कि जब हम उन घटनाओं को आज के संदर्भ में देखें, जब हम ये जान लें कि किसी राजा ने अपने सिक्कों का मूल्य कम किया था, अपने सिक्कों में गोल्ड का, या गोल्ड का सिक्का था या चांदी का सिक्का था, अगर उसमें खोट की मात्रा किसी राजा ने बढ़ाई, तो बड़ी साफ स्थिति का पता चलता है कि उसकी अर्थव्यवस्था खराब हो रही होगी।
इसका मतलब ये है कि उसने कुछ निर्णय लिया होगा, उस जो निर्णय उसने लिया जिससे उसकी इकोनॉमी डाउन हुई, अब नहीं लेना होगा हम लोगों को। हम एक अंदाजा इससे लगा सकते हैं, हम इससे ये पता कर सकते हैं कि वर्तमान समय में किस तरीके के निर्णय हमारी स्थिति को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। दैट इज द हिस्ट्री, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हिस्ट्री, दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसीलिए ये कार इसे अच्छा, एक और बात है, हर पढ़ने वाले का अपना अलग नजरिया हो सकता है। अब वर्तमान में हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारा पुरानी किसी घटना को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग हो सकता है। इसलिए अलग अलग नजरिए से भी इतिहास को देखा जाता है, जिससे अलग अलग एस्पेक्ट उसके हम लोगों के सामने क्लियर हो सकें। एक संवाद का काम करता है, एक डायलॉग का काम करता है ये पास्ट और प्रेजेंट के बारे में। इस तरीके से एक इंटरेक्शन है एक तरीके का। ये ईएचकार कहते हैं। मुझे इनकी परिभाषा बहुत अच्छी लगती है, मैं इससे बिल्कुल संतुष्ट हूं। मैंने जो परिभाषा बनाई है हिस्ट्री की, दैट इज इतिहास भूतकाल का अध्ययन है, परंतु वर्तमान के संदर्भ में। हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेजेंट। जब तक हम प्रेजेंट के आधार पर उसको नहीं समझेंगे, तब तक वो हमारे लिए बेकार है। मान लो मुगलों में, या हम लोग अकबर के बाद से अगर हम लोग देखें, तो पिता को हटाकर सिंहासन से नया बेटा जो था वो राजा बना, विद्रोह करके ही राजा बना। माइट इज राइट की कॉन्सेप्ट वहां खूब देखी गई। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज पिता बेटे को हटा दे, वो बेटा पिता को हटा दे और गद्दी पे बैठ जाए आज के कॉन्टेक्स्ट में। मतलब वो पिता इनसिग्निफिकेंट हो गया, सिग्निफाई नहीं रहा, उनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो गई, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि पुराने समय में लोगों ने किस तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाया, पॉलिटिकल डिसीजन लिए, उनके पॉलिटिकल डिसीजन का क्या सिग्निफिकेंस रहा, क्या इफेक्ट रहा, इस सब का अध्ययन करना, इट इज द स्टडी ऑफ पास्ट। लेकिन प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में तो ये इतिहास की एक परिभाषा है, हिस्ट्री की एक परिभाषा है जो हम लोगों को देखनी है। ठीक है, इतिहास की परिभाषा समझ में आई। व्हाट इज हिस्ट्री? बाकी लोग बताइए। ठीक है, अब हम लोगों का जो इसमें सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं। देखो, हम लोगों को मान लो किसी पुरानी इंसिडेंट के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो फिर कुछ रिसोर्सेज होंगे जो उसके बारे में बताएंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग लेंगे वो हिस्ट्री के स्टडी के रिसोर्सेज लेंगे। ठीक है, रिसोर्सेज के ऊपर पहले बात कर लेता हूं, फिर मैं आर्ट एंड कल्चर के ऊपर आऊंगा, क्योंकि दूसरा टॉपिक जो होगा मेरा उसी का होगा, आर्ट एंड कल्चर का। या एक काम करता हूं, पहले आर्ट एंड कल्चर को देख लेता हूं, फिर रिसोर्सेज पे आता हूं। एंशियंट इंडिया में हम लोगों को क्या देखना है? एंशियंट इंडिया में हम लोगों को वो रिसोर्सेज देखने हैं जिससे हमें पता चलता है पुराने प्राचीन काल के भारत के बारे में, उसकी संस्कृति के बारे में, उस सभ्यता के बारे में, और किस तरीके से भारत में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस देखने को मिली, या कल्चरल प्रोग्रेस देखने को मिली मेडिवल पीरियड में, सॉरी एंशिएंट पीरियड में। ये भी हम लोग देखेंगे। अब सवाल आता है कि कल्चर, अब जब भी देखो समाज ने ग्रो किया, समाज सोसाइटी आगे बढ़ी, तब उसमें देखने को मिले कि पॉलिटिकल चेंजेस भी आए, इकोनॉमिक चेंजेस भी आए और सोशल चेंजेस भी देखने को मिले।
सोशल चेंजेस में जो सबसे पहले बदलाव देखने को मिले वो खान पान, वेशभूषा, रहन सहन इससे संबंधित थे। और इन्हीं बदलावों के आधार पर हम लोग सभ्यताओं का अध्ययन करते हैं, सिविलाइजेशंस का अध्ययन करते हैं। अब यहां दो बातें हैं, दो शब्द हैं, एक है कल्चर और दूसरी है सिविलाइजेशन। एक है संस्कृति, दूसरी सभ्यता, दोनों में अंतर है। देखो, कल्चर जो है, जिसे हम लोग संस्कृति कहते हैं, संस्कृति माने, संस्कृति का हिंदी में अगर उसका मतलब समझना हो तो इसका मतलब है और ज्यादा परिष्कृत, और ज्यादा रिफाइंड, मोस्ट रिफाइंड, दैट इज नोन एज कल्चर, या संस्कृति कहते हैं उसे। जो भी आपको सबसे रिफाइंड दिखाई देता है, सबसे ज्यादा पॉलिश्ड दिखाई देता है, दैट इज नोन एज संस्कृति। सबसे ज्यादा पॉलिश्ड अगर कोई चीज होती है किसी भी समाज में, या किसी भी समाज की किसी प्रथा में, तो वो होती है उसके पीछे छिपा हुआ विचार, आइडिया। इसलिए संस्कृति जो है वो किसी सभ्यता का वैचारिक पक्ष है, द आइडियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है वो किसी सिविलाइजेशन की। इसलिए संस्कृति सभ्यता के मूल में होती है, बेस में होती है। एग्जाम्पल, हम लोग बड़ों का सम्मान करते हैं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, गुरु का सम्मान करना चाहिए। दैट इज द कोर वैल्यू ऑफ इंडियन कल्चर। और इसको लेकर हम क्या करते हैं, ये मूल्य हुआ, ये वैल्यू हुई, ये वैचारिक पक्ष हो गया। और इसको लेकर हम लोग क्या करते हैं, पैर छूते हैं, नमस्ते करते हैं, कुछ और कहते हैं, जो भी अभिवादन करते हैं, दैट वॉज एक्टिंग पार्ट। इस बात के दो आधार हुए, एक एक्टिंग, एक उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू। जो कल्चर होती है वो इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, यानी कल्चर हमेशा विचार, ये विचार संस्कृति है कि बड़ों का आदर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, परफॉर्मेंस अलग अलग हो सकती है, करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। जैसे मुस्लिम सभ्यता में किसी अलग तरीके से अभिवादन कर सकते हैं, सनातन संस्कृति में, सनातन सभ्यता में किसी अलग तरीके से अभिवादन कर सकते हैं। लेकिन दोनों में मूल्य सेम होगा, वैल्यू सेम होगी कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, दैट इज द कोर वैल्यू। और वो दोनों में या सभी में इक्वल मिलेगी। करने का तरीका अलग अलग मिल जाएगा, इस करने के तरीके को ही हम लोग सिविलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ, सभ्यता किसी, सॉरी, संस्कृति किसी सभ्यता का वैचारिक आधार होता है। ठीक है, कल्चर इज द आइडियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ अ सिविलाइजेशन। एग्जाम्पल और भी दे सकते हैं। जैसे सभ्यता का जब हम लोग किसी का अध्ययन करें तो उसमें हम लोग राजनीति भी पढ़ेंगे। जैसे हड़प्पा सभ्यता को हम लोग समझें, हड़प्पा सभ्यता को जो हम लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि वहां राजनीति कैसी थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वहां का व्यापार कैसा था, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट वहां पे कैसे कैसे थी, इस सब का अध्ययन करेंगे। दैट इज द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन जब हम लोग ये पढ़ें कि उनकी वैचारिक मान्यताएं क्या थी, वो क्यों, किन देवताओं की पूजा करते थे और क्यों करते थे, वैचारिक आधार उनका क्या था, या उनके राजनीतिक संरचना के पीछे उनका उनका उनकी उनकी जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थी उसके पीछे कोर वैल्यू क्या थी, जब हम इसको पढ़ें तो दैट इज हड़प्पन कल्चर। यानी हड़प्पन कल्चर में हड़प्पा सभ्यता की जो कोर वैल्यूज हैं,
बिल्कुल अंतरतम के जो मूल्य हैं वो शामिल हो जाएंगे। इसलिए सभ्यता एक बड़ा गोला है और संस्कृति उस गोले में एक छोटा गोला है। लेकिन वो जो छोटा गोला है वो बिल्कुल बीचों बीच है, वो बिल्कुल कोर में है, बिल्कुल अंतरतम में है। इसलिए संस्कृति ज्यादा मूल्यवान टर्म है। सभ्यता में तो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सब पक्षों को शामिल कर लेते हैं, जबकि संस्कृति में सारे के सारे विचार शामिल होते हैं, आइडियाज शामिल होते हैं, आइडियोलॉजी शामिल होती है। जैसे घर बनाना, कैसे घर बना रहे हैं, इट इज पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन उस घर के बनाने के पीछे का वैचारिक आधार क्या है, दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। घर में नहाने के लिए जगह है, ठीक ठाक बनी हुई है, या किचन है, ठीक ठाक बना हुआ है, घर एक मंजिला है या दो मंजिला है, ये सब के पीछे छिपा हुआ विचार क्या है। जैसे मान लो अगर खाने में सॉरी घर में अगर किचन है और बहुत ही वेल फर्निश्ड है, इसका मतलब कि घर के जो लोग हैं वो भोजन के ऊपर उनका जो विचार है वो बड़ा परिपक्व है, बड़ा मैच्योर है भोजन को लेके। किसी घर में अ, अच्छे से बाथरूम बनाया गया है, इसका मतलब ये है कि वहां के जो लोग हैं उस घर के, वो साफ सफाई के विचार के पीछे ज्यादा ध्यान देते हैं, या साफ सफाई का विचार उन लोगों के घरों में ज्यादा मूल्यवान है। तो इसलिए घर कैसे बना है, दैट इज द पार्ट ऑफ सिविलाइजेशन। लेकिन घर क्यों बना है और उसके एक एक पार्ट के पीछे छिपी हुई जो वैल्यू है, दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। उसे हम लोग संस्कृति कहते हैं। इसलिए सभ्यता और संस्कृति यद्यपि दो अलग अलग बातें हैं, और वैसे ही है जैसे एक गोले में, एक बड़े गोले में एक छोटा गोला, सभ्यता बड़ा गोला है, संस्कृति उसके बीच में एक गोला है, गोले में गोला है। लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग नहीं, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। मतलब दोनों का अलग अलग है, मीनिंग इज डिफरेंट, बट बोथ आर कोजॉइंड। और इस तरीके से जुड़ी हुई होती है कि उन्हें बहुत मुश्किल से ही अलग किया जा सकता है। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए उदाहरण दिए, अदरवाइज तो ये बिल्कुल अलग अलग नहीं है। ठीक है, क्या मैं आपको समझा पाया सभ्यता और संस्कृति के बीच का मौलिक अंतर, फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन सिविलाइजेशन एंड कल्चर? जी। हम लोग इसे लिख भी लेंगे क्योंकि ये आपको मिलेगा नहीं कहीं, बहुत ढूंढना पड़ेगा तब मिलेगा, अदरवाइज तो मिलेगा नहीं। तो फिर हम लोग इसे लिख भी लेंगे, करेंगे भी। तो एक हम पार्ट अब ये देखेंगे एंशियंट इंडिया में, न केवल हम लोग ये देखेंगे कि लोग मंदिर कैसे बना रहे थे या कौन कौन से मंदिर बना रहे थे, बल्कि ये भी देखेंगे कि मंदिर के पीछे छिपा हुआ विचार क्या था। जैसे नागर शैली में मंडपम मिलते हैं, और उसे रथ शैली के नाम से भी, जैसे पांडवाज ने रथ मंडप बनाए, रथ शैली के नाम से भी उन्होंने कई सारे मंदिर देखने को मिलते हैं। सॉरी, द्राविडियन कल्चर, द्रविड़ आर्ट ऑफ उसमें, द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में रथ मंडपम देखने को मिलते हैं, उन्हें रथ मंदिर भी कहते हैं। लेकिन वो नागर शैली में और बेशर शैली में नहीं मिलते। तो रथ मंडपम के पीछे या रथ मंदिरों के पीछे क्या था, जैसे पंचायतन शैली आपको, जिसमें अभी राम मंदिर बना है, मंदिर की पंचायतन शैली में आपको, मंदिर की पंचायतन शैली आपको नागर शैली में देखने को मिलेगी, लेकिन बेसर में या द्रविड़ में नहीं मिलेगी। तो इसके पीछे भी क्या विचार था पंचायतन शैली के पीछे, ये भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो
विचार क्या था, दैट इज द पार्ट ऑफ कल्चर। मंदिर कैसे बना, दैट इज ऑल्सो पार्ट द सिविलाइजेशन। ठीक है, ये सभ्यता और संस्कृति के बीच का फर्क हुआ। अब मैं आता हूं, शुरू कहां से करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें शुरू करेंगे, पहला चैप्टर रखेंगे हिस्टोरिक रिसोर्सेज से। देखो, इतिहास तो पुरानी बात हो गई, उन घटनाओं को जो अब से लगभग हजारों साल पहले घटी, या और भी उससे पहले घटी, 2-3 हजार साल पहले घटी, उनको आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसे पता किया जाता है, उनके बारे में कैसे जानकारी ली जाती है, कैसे असेसमेंट करके हम लोग उनकी स्टडी करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और एंशियंट इंडिया का यही आधार भी है, प्राचीन भारत का आधार भी यही है। क्योंकि प्राचीन भारत की के बारे में बहुत कम जानकारियां देखने को मिलती हैं। जैसे आर्यन कल्चर के बारे में आपको कुछ पता नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, हड़प्पा सभ्यता के तो नगर मिल जाएंगे आपको, हड़प्पा मिला, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बहुत सारे हैं, उनके अभी अवशेष भी हैं, उनको पढ़ के पता चल सकता है। अवशेष माने कि उनको स्टडी करके, एक्सकवेशंस के माध्यम से हम लोग जानकारी ले सकते हैं। आर्यंस के बारे में नहीं पता चलता, क्योंकि उन्होंने घर ही नहीं बनाए, और घर भी बनाए उनके, तो चूंकि वो एक ग्रामीण संस्कृति थी, एक रूरल कल्चर थी, तो घास फूस के घर थे, वो समाप्त हो गए समय के साथ। अब वहां कुछ नहीं मिलता। ठीक है, तो दैट इज द प्रॉब्लम, कि एक लंबी संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ ज्यादा जानकारी उनके रहन सहन के बारे में नहीं है। अब हमें फिजिकल रिसोर्सेज से नहीं है, इसलिए आर्यन कल्चर के बारे में हम लोग स्टडी उनके फिजिकल रिसोर्सेज से नहीं करते, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं मिलते। न इंस्क्रिप्शन मिलता, ना कोई बना बनाया घर मिलता, ना कुछ और उनका सिक्के वगैरह बहुत ज्यादा नहीं मिलते। लेकिन हमें साहित्य मिलता है उनका, लिटरेचर मिलता है उनका, लिटरेचर से हम लोग स्टडी करते हैं। जैसे वेदास हम लोग देखते हैं, तो जहां हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पन सिविलाइजेशन में उनका साहित्य नहीं मिलता, या मिला भी है तो हम पढ़ नहीं पाए, तो उनके एक्सकवेशंस जो हैं, अवशेष जो हैं, जितने भी हैं, एक्सकवेशंस के माध्यम से हम लोग उनका अध्ययन करते हैं। जबकि कंट्रास्ट में आर्यन कल्चर का हम लोगों को अवशेष नहीं मिलते उस सभ्यता के, तो हम उसके साहित्य के माध्यम से अध्ययन करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक तो रिसोर्स हो गए पुरातात्विक, जिन्हें आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज हम लोग कहते हैं। जैसे आर्कोलॉजिकल रिसोर्सेज में शामिल हो जाएंगे अ, अभिलेख, है ना, इंस्क्रिप्शंस, सिक्के आर्कियोलॉजिकल में आ गए। मृद भांड, जिन्हें हम लोग बर्तन कहते हैं, वेयर्स, मिट्टी के, वो उसी में शामिल होंगे। मूर्तियां, स्मारक, भवन, है ना, पेंटिंग्स, ये सब आर्कियोलॉजिकल में आ जाएगा। हड़प्पा सभ्यता तक का इतिहास इसी इसी सोर्स के ऊपर निर्भर है। जितना भी इतिहास लिखा गया, इसी सोर्स के ऊपर लिखा गया है, इसी सोर्स के ऊपर आधारित है। अब इसके बाद आर्यंस कल्चर, अब इसके बाद हम दूसरा इतिहास का हमारा स्रोत है जानने का, लिटरेचर। सबसे पुराने लिटरेचर को अगर हम लोग देखें पूरी दुनिया में ही, तो दीज आर वेदास। वेदों से ही हमें आर्यंस की कल्चर के बारे में पता चलता है, वैदिक कल्चर के बारे में पता चलता है। और इसके बाद लेकिन हम लोगों को उनके कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं मिलते। अगर कुछ सिक्कों को छोड़ दें, जो कि बहुत बाद के भी हैं, इसके अलावा हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन जब इसके बाद तो दो रिसोर्स हो गए, एक हो गया आर्कियोलॉजिकल और एक हो गया लिटरेरी रिसोर्स। ठीक है, अब लिटरेरी रिसोर्स में भी एक और इंपॉर्टेंट बात है। देखो, लिटरेरी रिसोर्स को भी हम लोग आगे चल के दो भागों में बांट सकते हैं।
एक तो वो लिटरेरी रिसोर्सेज हैं जो भारत के लोगों ने कुछ कुछ बातें लिखी, उनसे हमें पता चला। लेकिन बाद में विदेशी भी भारत में आए और उन्होंने भी बड़े लेवल पर कुछ कुछ लिखा। विदेशी यात्रियों के विवरण, इन डिस्क्रिप्शंस ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स। जैसे सबसे पहले अगर विदेशी भारत कभी आए तो यूनानी देखने को मिलते हैं। तो अगर हम लोग आर्यंस को भारतीय ही मान लें तो फिर यूनानी भारत में सबसे पहले सिकंदर के बाद के या सिकंदर के साथ जो लेख राइटर्स आए वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद फिर चाइनीज आते हैं, जब बुद्धिज्म स्प्रेड हो गया तो बुद्धिज्म के स्टडी के लिए फिर चाइनीज आते हैं बड़े लेवल पर। तो फिर फॉरेन ट्रेवलर्स के डिस्क्रिप्शन भी बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और ये आगे तक इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, दो भागों में बट गया। अब साहित्य को एक और हम लोग भाग में बांट सकते हैं मोटे तौर पर, अगर बांटना चाहें तो लिटरेचर को ही। एक लिटरेचर वो जो रिलीजियस लिटरेचर है, जो धर्म को आधार बनाकर लिखा गया या धर्म की व्याख्या के लिए लिखा गया, उसे हम लोग रिलीजियस लिटरेचर कह सकते हैं। जैसे चाहे वो वैदिक साहित्य हो, जिसे ब्राह्मण साहित्य के नाम से भी जानते हैं, ब्राह्मणिक लिटरेचर। दूसरा जैनिस्ट लिटरेचर, जैन धर्म का साहित्य बड़ा समृद्ध साहित्य है और बड़ी, मैं कहता हूं ये भारत के लिए बड़ी पिटी है, हम लोगों के लिए बड़ी दया की बात है, हम लोगों के ऊपर आनी चाहिए कि हम लोगों ने इतने समृद्ध लिटरेचर को नहीं पढ़ा आज तक। ये बड़ी खराब बात है, जबकि पढ़ना चाहिए। ऋषभदेव की परंपरा से और महावीर की परंपरा तक जानना चाहिए 21 लोग हुए और जिन्होंने बड़े लेवल पर कुछ लिखा। खैर, जैनिस्ट लिटरेचर बहुत समृद्ध है और उसको पढ़ना चाहिए, अगर किसी को कभी लाइफ में मौका मिले तो पढ़ें। एक वो लिटरेचर है। तीसरे नंबर पर रिलीजियस लिटरेचर ही आ जाता है, जो कि बुद्धिज्म का लिटरेचर है। ये तीन लिटरेचर देखने को मिलते हैं मोटे तौर पर। तो इसको कहते हैं हम लोग धार्मिक साहित्य, है ना। अच्छा, वैदिक साहित्य में ही वेदास आ जाएंगे, पुराणास आ जाएंगे, रामायण महाभारता, वेदांग्स भी उसी में आ जाएंगे। दैट इज वैदिक लिटरेचर। अब कुछ लिटरेचर है जो नॉन वैदिक है, जिसमें महाकाव्य लिखे गए, कुछ राइटर्स ने कुछ लिखा, दरबार में दरबारी कवियों ने कुछ लिखा, है ना। जैसे राजपूतों का इतिहास उनके दरबारी कवियों के जो राइटर्स थे उनके माध्यम से ही पता चलता है। पृथ्वीराज चौहान की चंद्रबरदाई बड़ी इंपॉर्टेंट, हमीर रासो बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमीर मदमर्दन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो राजपूतों के साहित्य को या अर्ली जो मेडिवल पीरियड है उसका लिटरेचर सबसे ज्यादा वैसा ही है, नॉन रिलीजियस लिटरेचर है। तो एक मोटे तौर पर रिलीजियस लिटरेचर को हम लोग इस पार्ट में भी बांट के देख सकते हैं। ये हम लोगों के रिसोर्सेज हैं जिनसे हम इतिहास के बारे में जानते हैं या जिनसे इतिहास के बारे में पता चलता है। देखो, इन सब रिसोर्सेज की अपनी अपनी कमियां हैं, अपने अपने प्लस पॉइंट हैं, अपने अपने माइनस पॉइंट्स हैं। जैसे आपके क्वेश्चन ही आ जाए, ये मेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है ये। जैसे अभिलेखों के बारे में वो पूछे कि इंस्क्रिप्शंस, जैसे अशोक के अभिलेख, ये खूब आया है सवाल और आने में बड़ा, आने की इसमें संभावना भी है आगे। पूछा ये जाए कि अशोक के जो अभिलेख हैं, इंस्क्रिप्शंस हैं, उनसे अशोक के राज्य के बारे में पूरी जानकारी नहीं मिलती है, टिप्पणी कीजिए। कॉम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हम लोग उससे नहीं प्राप्त कर सकते, जबकि वो सबसे लंबे चौड़े अभिलेख लिखे गए हैं। हाँ, बात सही है, बहुत कुछ पता चल जाता है धार्मिक विचारों के बारे में। मान लो कोई अभिलेख के ऊपर किसी राजा ने किसी किसी देवता का जिक्र किया है, तो इसका मतलब वो उस देवता को मानता होगा। तो इससे पता चला कि उसके रिलीजियस आइडियाज क्या थे।
कोई चिन्ह बनाया, उसी से पता चलेगा कि उसके रिलीजियस आइडियाज क्या थे, किसी देवी देवता का। फिर जो इंस्क्रिप्शन जहां मिला, मान लीजिए किसी राजा का, तो फिर वो जगह जो होगी वो उसके राज्य में होगी, इसलिए भौगोलिक सीमाएं भी निर्धारित करते हैं इंस्क्रिप्शन, अभिलेख। प्रशासन के बारे में भी जानकारी मिल जाती है, जैसे मौर्याज के प्रशासन के बारे में खूब जानकारी मिलती है अभिलेखों से। लेकिन कई परेशानियां हैं, जैसे अभिलेखों की जो भाषा है, एक तो समय के साथ वो खराब भी हुए हैं, पूरी तरीके से उन्हें नहीं समझ पाए हैं। कभी कभी उनकी भाषा भी बड़ी गूढ़ होती है, बड़ी साइलेंट होती है, उसको समझना बड़ा मुश्किल होता है। कभी कभी अभिलेख पर किसी चीज का वर्णन किया गया तो वो लंबे चौड़े में लिख दिया गया, लंबे चौड़े में माने बढ़ा चढ़ाकर लिखा गया। जैसे हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त की बड़ी खूब लंबी चौड़ी उसने पढ़ाइयां की, जैसे राजकवि करते थे। तो कभी कभी भ्रामक जानकारियां भी उससे अभिलेखों से हो सकती हैं, इसलिए केवल अब ये सवाल का उत्तर है कि केवल किसी एक रिसोर्स के आधार पर इतिहास का अध्ययन पूर्णतः नहीं किया जा सकता। कब सबसे बेहतर है? बेहतर तब है जब किसी घटना के बारे में अभिलेख से भी जानकारी हो रही हो, इंस्क्रिप्शन से भी पता चल रहा हो, और लिटरेरी रिसोर्स भी उसके बारे में कुछ कह रहा हो। किसी साहित्यिक सोर्स ने भी कुछ कहा और किसी इंस्क्रिप्शन से या किसी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से भी उसकी पुख्ता जानकारी मिली, तो इसका मतलब यह हुआ कि वो बात बिल्कुल सत्य है। तो एक सोर्स कभी भी कंप्लीट नहीं होता, एक से ज्यादा सोर्स जो है वो प्राचीन काल के इतिहास के बारे में अध्ययन के लिए जरूरी होते हैं, या मध्यकाल के इतिहास के बारे में भी। तो फिर उन्हीं को दोनों को शामिल किए जाने की जरूरत होती है। ठीक है, गुण और दोष बता दोगे? जैसे लिटरेरी रिसोर्सेज के बारे में अगर हम लोग पूरी तरीके से निर्भर हैं वैदिक साहित्य के ऊपर आर्यंस के बारे में जानने में, तो ये बड़ी अधूरी जानकारी है, क्योंकि आर्यंस घर कैसे बनाते थे कुछ नहीं पता चलता। उनकी खान पान के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है वेदास से, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। उनकी आर्थिक क्रियाओं के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हो जाती है गाय से, गाय के वर्णन से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पता चलता। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि साहित्यिक सोर्स हो चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, सीमित जानकारी ही देते हैं। पूर्ण जानकारी के लिए जरूरी है कि सभी एविडेंस को, सभी जितने भी स्रोत हैं, सबको मिला के पढ़ना आवश्यक होता है उसकी पूरी जानकारी के लिए। ये मेंस के क्वेश्चन का एक मैंने आंसर किया आपको कि स्रोत जो है, सवाल यही है कि स्रोत या ऐतिहासिक स्रोत, हिस्टोरिकल रिसोर्सेज की भूमिका क्या है इतिहास को जानने में। व्हाट इज द बैकग्राउंड, व्हाट इज द बैकग्राउंड ऑफ प्री हिस्टोरिकल या हिस्टोरिकल रिसोर्सेज टू अंडरस्टैंड या टू नो अबाउट द हिस्टोरिकल इंसिडेंट और हिस्ट्री। तो फिर उसमें आपको ये सारे लिख देने पड़ेंगे और फिर इनके बारे में कुछ कुछ बातें डिस्क्रिप्शन में देनी पड़ेंगी कि इनकी ये अच्छाइयां हैं, इनकी ये बुराइयां हैं। इसलिए एक के ऊपर हम लोग निर्भर नहीं रह सकते। क्लियर है? मेंस का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया बिल्कुल? ऐतिहासिक स्रोतों से अगर कुछ आता है तो लिख देंगे।